नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा और बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित जीएस का प्रश्न। और इस जीएस के क्लास में आप देखेंगे इतिहास का, भूगोल का और नागरिक शास्त्र का प्रश्न। इसके अलावा वीडियो में बने रहेंगे और अंत में कुछ प्रश्न साइंस के भी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि होयसल की राजधानी का क्या नाम था? होयसल की राजधानी का क्या नाम था? तो पहले प्रश्न का आंसर सही ये होगा कि होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र था। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र था। होयसल का जो क्षेत्र था, होयसल राज्य का जो क्षेत्र था, वो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मुख्य केंद्र कर्नाटक में था। उसके बाद इसका आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र था और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी इसका कुछ क्षेत्र था। तो इस तरह से 3 राज्यों में होयसल का क्षेत्र विस्तारित था। इस होयसल राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो यह स्थापना किए थे, एक शासक थे नृपकाम द्वितीय। उनका नाम था क्या? नृपकाम द्वितीय। तो उनका नाम क्या था? नृपकाम द्वितीय। दोस्तों, मैं इस तरह से सभी प्रश्नों का व्याख्यान करूंगा नहीं, क्योंकि इस तरह से करने पे मुझे समय अधिक लगेंगे। तो इसलिए मैं सीधा प्रश्न और आंसर देते चलूंगा, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराना चाहता हूं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता के गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो ये है गुप्त वंश के। अगले प्रश्न पे आते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण, इसमें 2 आंसर सही दिखाई दे रहा है। एक तुलुगमा प्रथा और दूसरा उसकी सैन्य कुशलता। अगर दोनों में डिवाइड किया जाए, यानी कि दोनों को एक तराजू पे रख के देखा जाए, तो इसमें सबसे अधिक सही आंसर उसकी सैन्य कुशलता हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसका जवाब आप लोग देंगे, क्योंकि यह आसान प्रश्न है और ये ज्यादा भारी प्रश्न है नहीं। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगले प्रश्न पे आते हैं। वांडीवास के युद्ध, यानी कि 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आयरकुट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, बंगाल के विभाजन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बंगाल के विभाजन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय ये लॉर्ड कर्जन थे, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न पे आते हैं। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं जो 1908 में हुआ था, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे ताकि सब ऑप्शन दिखाई दे। सब ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। चलिए लेते हैं ऑप्शन। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उसकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था, वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेरित था। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो बम फेंकना था वो किंग्सफोर्ड पे फेंकना था, न कि इन लोगों पे। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रिय सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। ये भी सही है। और थर्ड में आते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही। इसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति एक खुदीराम बोस ही थे। इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही कम समय में है हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ, जो सूरत में अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। उनका नाम क्या था? रास बिहारी बोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी एला सापेल। देखिए कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए, कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए और 3 संधियां हुआ। और इसके संधि को यदि आप याद रखना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला है, आप उसे याद रखेंगे और तीनों संधि आपको याद रहेगा। ए है ए पा पे। तो पहला हो जाएगा ए से एला सापेल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका कहने का मतलब है कि जो यूरोपीय कंपनी आए, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन, यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, ये आई 1600 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी की बात की जाए तो ये 1664 में, और पुर्तगाली की बात की जाए तो ये आए थे 1498 में, और डच की बात की जाए तो ये आए थे 1595 में। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली यानी कि हो जाएगा 4, फिर उसके बाद से आएंगे डच 3, फिर उसके बाद से आएंगे अंग्रेज 1, फिर उसके बाद से आएंगे फ्रांसीसी 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप बी के साथ जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो पहला है, चलिए ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पर ही आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विंस्टन चर्चिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें भी देखते हैं कि कौन कौन किस डेट में हुआ है। डेट पता चल जाएगा तो हमको इसका क्रमांक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वारदौली सत्याग्रह है, तो वारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राजकोट सत्याग्रह यह 1939 में हुआ था, और ये हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, और ये हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह 1923 में, और ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, और उसके बाद कौन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ये चंपारण सत्याग्रह, तो आप पहले लेंगे 3, फिर उसके बाद देखें तो 4 हो जाएगा क्योंकि 1923 में हुआ है। फिर उसके बाद देखें तो 1 हो जाएगा, और फिर अंत में 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो इसका सही आंसर है प्रांतीय, माफ कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें संप्रदाय से संबंधित बात की गई थी। चलिए, और इसी समय अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का मतलब पदस्थापित किया। इसी समय उन लोगों ने राज करो और फूट डालो की नीति को अपनाया 1909 में ही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा। और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के पन्ना से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? मंगल और यूरेनस के बीच है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है बुध, बुध के बाद सबसे पहले बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण और फिर आता है वरुण। अरुण को ही यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मंगल और यूरेनस के बीच, यानी कि ये मंगल और यूरेनस, तो बृहस्पति और शनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में से कर्क रेखा गुजरती है? इसका कहने का मतलब यह है कि जो राज्य दिया हुआ है उसमें से किसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। जो पृथ्वी पे 3 रेखाएं महत्वपूर्ण खींची गई है, जिसमें एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। तो इन तीनों रेखाओं में से कर्क रेखा जो है वह भारत से होकर गुजरती है। तो यह भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर यह स्थित है आपका अ, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनु अनुर्वर होता जा रहा है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न को लेते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरियाना गर्त। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होती है? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है रूस में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न लेते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया जाए। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? माफ कीजिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो ये अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं और कम से कम 4। तो आप याद रख सकते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 से 7 ग्रहण हो सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक 7 और कम से कम 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह इसमें से कौन सा नहीं है? तो डरबन ये बंदरगाह है वहां का, पोर्ट एलिजाबेथ ये भी है, केप टाउन ये भी है और जोहानसबर्ग जो है ये वहां का बंदरगाह नहीं है। जोहानसबर्ग अफ्रीका में हीरा और सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। बात की जाए इंग्लिश के तो ये द्वितीय स्थान पे है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? पोटवार पठार किस देश में है? तो यह है पाकिस्तान में। देखिए अगर पोटवार याद नहीं होता है तो प को जोड़ के आप याद रख सकते हैं कि प से पोटवार, प से पाकिस्तान। पोटवार पठार कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। देखिए कितना इनका अच्छा नाम है, जेबी। तो यानी कि झंडा को क्या किया इसने? जेब में लेकर रख लिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो यह है आनंद मठ का। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया भाग 4 में। और बात करें मूल कर्तव्य संविधान के, मूल संविधान में कितने थे? तो ये एक भी नहीं थे, 0 थे। और यह कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1942 के द्वारा जोड़ा गया। माफ कीजिए, 1976 के द्वारा। कौन? 42वां संविधान संशोधन 1946 में इंदिरा गांधी की सरकार में यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी मंत्रिमंडल में किया गया था और इसमें दल बदल संबंधी नियम को लागू किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है जबलपुर में। अगला प्रश्न, किस संविधान माफ कीजिए किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? ये राष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं होगा। तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो ये हुई है कृष्णकांत की। कृष्णकांत की किसकी मृत्यु हुई है? तो कृष्णकांत की। मैं कृष्णकांत के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे और इनका जन्म 1927 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज का सबसे निचला स्तर क्या है? तो ये है ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन जब भी करना हो तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ए उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान में एक और है अनुच्छेद 32। कौन है? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को पूछा जाए कि संविधान को आत्मा माफ कीजिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार में शामिल है और इसको किसने कहा? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत एक है तो यह राज्यों का संघ है। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला था? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? यानी कि इसमें से किसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है? तो यह है योजना आयोग। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है? तो यह है संसद के पास। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो एक तो तरीका है कि राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे दें और दूसरा ये है कि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सके। तो ये है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब हम लोग साइंस के कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी कि सामान्य विज्ञान का, जिसमें आपका भौतिकी होगा, रसायन होगा और जीव विज्ञान होगा। पहला प्रश्न लेते हैं।
पहला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका कहने का मतलब यही है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ये अपकेंद्रण हो जाएगा, क्योंकि यह अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बस थोड़ी देर में हमारा एक क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और निर्वात में सबसे कम होती है। तो इसमें देखते हैं, वायु है, निर्वात है, जल है, तो सबसे अधिक इस्पात में ही होगा। सबसे अधिक किसमें होगा? इस्पात में होगा। प्रकाश की गति, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश की गति है, यानी कि प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप निष्कर्षण के साथ जाएंगे। ऐसे प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। इसका कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो ये थे ओरस्टेड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ओरस्टेड के द्वारा किया गया था। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड में धारा एक ही दिशा में बहती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दिशा में। अगले प्रश्न पे आते हैं, 90 नंबर प्रश्न। चलिए, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, जब वे क्षय होते हैं तो किसमें बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं सीसा में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लौण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य लौण नहीं है? तो ये है NaHSO4। NaHSO4, इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियम सल्फाइड। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष होता है, तो ये होता है क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष कैसा होता है? तो ये होता है क्रिया निरोधक। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? इसमें किसका अधिकतम मान, ईंधन का अधिकतम मान होता है? इसमें किसका, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसका ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न ये है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स एक प्रकार का रोग होता है जो श्वास संबंधी होता है और यह विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे कैसे होते हैं? तो ये बीजों के अधिचर्मी होते हैं। क्या होते हैं? तो ये बीजों के अधिचर्मी होते हैं। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर, ये कैंसर होगा, यहाँ पे कैंकर नहीं होगा। सिट्रस कैंसर, यह मतलब ये क्या है? तो यह नींबू का एक प्रकार का रोग है। सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू का एक प्रकार का रोग है। चलिए, अब 3 प्रश्न और बचे हुए हैं और तीनों प्रश्नों का उत्तर फटाफट बता देते हैं हम। अगला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो ये वंशा वन वनु अनु अनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवंशिकी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये वाल्डेयर के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? तो यह है हरे पौधे। इस तरह से 65 प्रश्नों का उत्तर हमने इसमें बताया है और एक प्रश्न छोड़ा है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं।